कॉल्स भी लगते हैं और उनके साथ बड़ी बातें होती हैं और थोड़ा सा हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं जो पाकिस्तान में स्मॉल बिजनेसेस हैं और ख़ास तौर से ख़वातीन जिस तरह उनको लेके चल रही हैं, तो हम उनकी तरफ भी बढ़ेंगे। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि हमारे जो मेहमान हैं उनसे बात की जाए। सोशल मीडिया के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो माशाल्लाह बहुत नाम है। उसके अलावा ड्रामों में भी आप लोगों ने देखा, फिल्म में भी आप लोगों ने देखा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अबिया फातिमा। अस्सलाम वालेकुम अबिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। वालेकुम अस्सलाम। और पाकिस्तान के मेकअप के हवाले से अगर हम बात करें, मेकअप इंडस्ट्री के हवाले से, तो एक बहुत बड़ा नाम है जी। और इस वक्त यहाँ मेरे शो पे मौजूद हैं, वक्त निकाल के यहाँ आई हैं। सो हम उनका जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। और हमें स्पेशली फॉर रमज़ान, चांद रात, ईद के सेकंड डे, थर्ड डे, किस तरह से लड़कियों को जो है वो अपने आप को मेकअप करना चाहिए और क्या नई लुक्स चल रही हैं, उस पर बात करेंगे। एनजी मार्शल साहब यहाँ पे, आपको हम खुश आमदेद कहते हैं। वालेकुम सलाम। आपको खुश आमदेद कहते हैं हम। थैंक यू। आप अपने मसरूफ़ वक्त से यहाँ वक्त निकाल के आई, हमारे पैनल का हिस्सा रहें थ्रू आउट। और डॉक्टर वजाहत मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? डॉक्टर साहब के भी चेहरे पे ना एक रौनक है जब से ये रौनक चल रही है। और हमारे शो में एक जो रौनक लगाई हुई है एक बंदे ने, जिसकी वजह से हमारा शो वायरल हुआ जा रहा है डिशियाँ करके, वो हैं अदनान फैसल। सर अपने शो तो वायरल करते थे, हमारे भी शो को वायरल करवा दिया आपने। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा आपको? मज़ा तो यार ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे आप छाए हुए और बड़े पॉजिटिव वे में छाए हुए आप। अच्छी बात है यार, लेकिन बात यह है कि अच्छी बात है, लोगों तक अच्छी बातें भी पहुंच रही हैं। और हमारे यहाँ पे एक और बड़े ज़बरदस्त मेहमान हैं और मारूफ बिजनेसमैन हैं, समाजी शख्सियत हैं, चिमार ग्रुप के रूह रवां हैं। पाकिस्तान, यूएई, अफ्रीका, सऊदीया तक कारोबार आपका फैला हुआ है। और यकीन माने, इनसे मिलके लगता ही नहीं है कि ये इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और इतने डाउन टू अर्थ हैं जिसकी कोई हद नहीं होती। 2023 में आप समाजी खदमात के एतराफ़ में ग्रीनविच जो यूनिवर्सिटी है, एजाज़ी तौर पे PhD की डिग्री से नवाजा है। वर्ल्ड कश्मीर फ़ोरम के भी आप सरपरस्त हैं। हुकूमत पाकिस्तान के साथ उर्दू लुग़त के अशात में आपने खसूसी ताउन किया, जिसके एतराफ़ में हाल ही में वफाकी वज़ीर बराए कौमी विरसा और सकाफ़त जनाब औरंगज़ेब खान साहब ने आपकी खसूसी तारीफ़ की और सताइश की। आप हुकूमत के साथ इतने अजीम काम में ताउन कर रहे हैं, उर्दू ज़बान के लिए बहुत काम कर रहे हैं, बहुत खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और मेरे साथ हैं डॉक्टर हाजी रफ़ीक परदेसी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है माशाल्लाह। इतना बिजनेस भी कर रहे हैं, इतना काम भी कर रहे हैं, ये सब कैसे पॉसिबल है? कश्मीर फ़ोरम भी संभाल रहे हैं, उर्दू लुग़त पे भी काम कर रहे हैं, HMR भी आपका माशाल्लाह इतना अच्छा चल रहा है, फिर पूरी दुनिया में आपके माशाल्लाह बिजनेस फैले हुए हैं। रफ़ीक साहब, कैसे होता है ये सारा कुछ? तो फैसल भाई, अल्लाह ताला का करम है। अल्लाह ताला ने एक ही ज़िंदगी दी है, अब इसी ज़िंदगी में जो कर सकते हो वो कर जाओ। नहीं करेंगे तो कब्र में अफसोस होगा कि अल्लाह ताला ने मौका दिया और हमने काम ना किया। क्या तो बात, कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला ने बरकत भी बड़ी दी आपके बहुत माशाल्लाह से। बहुत सर, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। अच्छा, ये जो उर्दू के ऊपर आप काम कर रहे हैं, उर्दू फोरम के हवाले से, लुग़त के हवाले से काम किया, सो रफ़ीक साहब थोड़ी सी इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। हम कुछ किताबों के ऊपर काम कर रहे थे तो हमें मीनिंग्स ढूंढने में परेशानी हो रही थी। तो हम अच्छा। जब लुग़त की उर्दू बाज़ार में लेने के लिए गए तो उर्दू की जो लुग़त थी वो बहुत बेतरतीब थी, बहुत अच्छा नहीं लगा। तो मैं उर्दू लुग़त डिपार्टमेंट शिकायत के तौर पे गया था। तो वहाँ पे मुलाकात होगी तारिक बिन आज़ाद साहब से, उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा साहब प्रॉब्लम तो है, पिछले 50 साल से हमारे पास चीज़ें तैयार हैं और हम इसको प्रिंट आउट कराना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास फंड्स नहीं हैं। मैंने सोचा अगर ऐसे वक्त में भी अगर पैसा ना निकाला तो कब्र में तो लेके नहीं जाऊँगा और कफन का जेब होता नहीं है। तो मैंने कहा थोड़ा सा खर्चा कर लो, हमारी कौम का एक एसेट बन जाएगा। चलो भाई, आपको सुन के खुशी होगी कि पूरी दुनिया में बहुत सारी लुग़त हैं। सबसे टॉप में तो इंग्लिश डिक्शनरी है, इसके बाद जर्मन की है लुग़त जो भी है। पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे उर्दू लुग़त है और ये 22 जिल्दों में है और बिल्कुल काम तैयार पड़ा हुआ था। सिर्फ इसको कंपाइल करना था और एक सही सिम्त में लाना था और सही मानों में, ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी हो। तो हमने सिर्फ वही काम किया, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी। लोग बड़ा ताज्जुब करते हैं कि मेरा ताल्लुक़ मेमन कम्युनिटी से और मैं उर्दू के लिए काम कर रहा हूँ। मैंने कहा असल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि उर्दू मेरी मादरी ज़बान है, वो मेरी माँ की ज़बान है। अगर मैं वो काम नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, इस माँ का बेटा तो करेगा कौन, मुझे ये बताइए। बिल्कुल। तो इस हिसाब से अल्लाह ताला का शुक्र हो गया कि ये मेरे से मैं आई। अब आपको ताज्जुब होगा कि मैं पंजाबी लुग़त के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। अरे वाह,
क्या बात है। सर अगर ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी ना, मेरी दुआ है कि मेरे मरने से पहले ये सारे काम मैं करके जाऊँ इंशाल्लाह। नहीं, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कश्मीर के हवाले से आप इतना कुछ कर रहे हैं और ये बड़ा ज़रूरी है। अदनान, उस दिन हम जब उर्दू पे एक बात मैंने की थी छोटी सी, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को वो बात समझ में आई और लोग ये अब कह रहे हैं कि हाँ यार हमें उर्दू में बात करनी चाहिए यार। ये बदकिस्मती से हमारे मुल्क में होता है कि यहाँ अंग्रेज़ी बोलना या दूसरी ज़बान बोलने को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। समझते हैं जी बड़ी बात हो रही है। हालांकि चाइना का जब भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बात करता है, आप देखें वो चाइनीज़ लैंग्वेज में ही बात करता है, वो बड़ा प्राउड फील करते हैं। ये बदकिस्मती हमारे मुल्क बीमारी है कि अंग्रेज़ी बोलने से इंसान जो है ज़्यादा सुपीरियर लगता है, ज़्यादा पावरफुल लगता है। ऐसा है नहीं, अगर साफ़ और सलीस उर्दू बोली जाए तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। वेरी ट्रू। और ये क्या जहनीत क्या है ये? आप तो साइकेट्रिस्ट हैं, आप इस बात को समझा सकते हैं कि क्यों हम ये गोरा कॉम्प्लेक्स के अंदर हैं? बेसिकली जिन लोगों ने आधी दुनिया देखी है ना छोटे से सुराख से, तो वो लोग ऐसे दिमाग के लोग होते हैं जिन्होंने अपने हिसाब की दुनिया बनाई हुई भी होती है। अगर आप दुनिया भर में जाएं, इंग्लैंड में जाएं, तो वहाँ पे आजकल फैमिलीज उर्दू सिखवा रही हैं अपनी फैमिलीज, बिल्कुल, खासतौर पर अपने बच्चों को, ताकि वो कल्चर से अटैच रहें। ये जो यहाँ पे है ना लोग, जिनको मैं अमूमन अंडे वाला बर्गर कहता हूँ जो आते इधर, नहीं मैं आपको नहीं कह रहा, वैसे ही बात है बेसिकली हाफ नॉलेज है ये कि अगर मैं इंग्लिश में बात करूंगा तो मेरी बात सही तरह पहुंचेगी। बात ये है कि आप बात उर्दू में भी पहुंचा सकते हैं और इम्पैक्ट के साथ। बिल्कुल। इंग्लिश बोलना आज से 10-15 साल पहले बड़ा अच्छा समझा जाता था, लेकिन वापस सकाफत हमारी वापस आ रही है। बिल्कुल। और लोग कहते हैं, और जब तक हमारा मीडिया और ख़ासतौर पर क्रिकेटर्स या जो भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं ये इस चीज़ को पोर्ट्रे नहीं करेंगे जिस तरह रोनाल्डो करता है, जब तक हम इन्हीं को तो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, तो हम इनको इन्फ्लुएंस जब करेंगे जब ये लोग बड़े कॉन्फिडेंस से आप लोग बात करते हैं। तो आई डोंट थिंक सो, मैं सॉरी मैं इंग्लिश बोल रहा हूं। आई डोंट थिंक सो, नहीं मैं मुझे ऐसा नहीं लगता जी, मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा अब ये कह रहे हैं मैं उर्दू में लिख के दिया करूंगा। हाँ, लुगत में बैठे ना हाजी साहब, ट्रांसलेट कर रहे हैं। हाजी साहब है ना, हाजी साहब ने जो लुगत है, हाँ जी, वो मेरे ख्याल से अब आप पढ़नी शुरू कर दें। जी बिल्कुल। मेरा ख्याल नहीं है कि आने वाले टाइम में हम उर्दू को बहुत अच्छी तरह बरवाकार ला सकते हैं। वैसे आज पूरा शो उर्दू में हो सकता है, नहीं बिल्कुल होना चाहिए, अंग्रेजी वर्ड यूज ना किया जाए, वर्ड आ गया और जो करेगा उसको हम वहीं पे करेक्ट करेंगे। नहीं अच्छी बात है। और मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी उर्दू में बात करते हैं। हाजी साहब अभी कश्मीर के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं, एक अरसा हो गया इन मसले मसाइल को लेके चलते हुए, ये किस तरह से सॉर्ट आउट हो सकता है? आपको क्या लगता है कि कश्मीर का मसला कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं? फैसल भाई मैं आपको सही मानो बताऊं, मैंने जितना काम किया और जितना मैं समझता हूं वहाँ का काम आसान है, लेकिन कोई सीरियस लोग अगर आ जाएं तो काम बहुत आसान हो जाएगा। मैं पहला पाकिस्तानी हूँ या पहला कश्मीर की तरफ से कोई बंदा हूँ जो पहली मर्तबा अपनी पिटीशन लेके यूनाइटेड नेशन में जाएगा। हम लोगों ने एक पिटीशन तैयार की है कुछ लीगल लोगों के साथ मिलके। अगर वो पिटीशन एक मर्तबा दाखिल हो जाए, आप कहीं पे भी कोई काम करोगे कुछ कानूनी तैयारियां तो करो। जब तक कानूनी तैयारियां नहीं होगी आप छोटे से प्लॉट पे भी काम नहीं कर सकते। इतने बड़े शहर पे या इतने बड़े मुल्क पे काम कैसे कर सकते हो? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये पहला काम तो ये कर रहे हैं। दूसरा हमने काम LOC के ऊपर मैं गया अपने स्कूल से देखने के लिए। वहाँ पे मेरे 19 स्कूल हैं बहुत अरसे से। वैसे भाई आप जाके देखो वहाँ पे पहले तो सिर्फ एक झंडे के ऊपर काम शुरू हुआ था, फिर बनते माशाल्लाह 800 लोगों की बैठने की जगह बना दी। वहाँ पे पाकिस्तान और कश्मीर का झंडा लगा दिया, बिल्कुल कश्मीर के 100 मीटर के फासले पे, 100 मीटर भी शायद नहीं होगा। आज वहाँ के लोग इतने खुश हैं, मुझे लगा कि पहली मरतबा लोगों को ये एक ख्वाहिश हुई कि अब हम आज़ादी की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद मैंने प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पे बहुत कोशिश की कि आप लोग हमारी एक टीम बना लो। उन्होंने मुझे बहुत ऑफर भी की कि आप भाई साहब यहाँ पे कुछ प्लॉट्स लेने हैं, यहाँ पे इतना बड़ा आप कंस्ट्रक्शन का वो डेवलपमेंट का काम करते हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल्स होटल बनाएं, आप अपने कारोबार करें, ये करें। मैंने कहा नहीं, मैं 1 गज़ भी ज़मीन लूँगा। आप कश्मीरी कहोगे हाजी साहब यहाँ ज़मीनों के लिए आए थे और अपना काम उतार के, मुझे 1 गज़ भी ज़मीन नहीं चाहिए। मैंने कहा अल्लाह ताला मुझे बहुत देता है, मुझे अल्लाह ताला का बहुत करम है, मैं आप लोगों के लिए काम करने के लिए आया हूँ, आप मुझसे काम ले लो। मेरी ज़िंदगी का पता नहीं कितनी ज़िंदगी बची है, मुझे पता नहीं, आप मुझसे काम ले लो। बोले क्या काम आप कर सकते हो? मैंने कहा आपको मैं UAE में मेरा अच्छा होल्ड है, आप वहाँ पर आए। इस वक्त कश्मीरी बिल्कुल काम नहीं कर रहा फैसल भाई। मैंने कहा इन लोगों को काम पे लगाओ, आप फ्री में इनको पैसे देते हो, ये आप गुनाह कर रहे हो, इन लोगों को काम करने दो। काम नहीं करेंगे ये कल ये जनरेशन तबाह हो जाएगी। और आप फैसल भाई जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, जीतेगा वही जो काम करेगा, हमेशा मेरा उसूल है। आप कुछ ना कुछ अपने सगी औलाद भी है ना, उससे कुछ काम कराओ। आप इसको पैसे दे के अगर ख़राब करना चाहो, ये ख़राब तो हो जाएगा लेकिन तुम्हारी आखिरत ख़राब कर देगा।
तो कुछ ना कुछ काम कराओ। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत कहा कि आप लोग वहाँ पे आओ, मैं आपको वहाँ पे इन्वेस्टर्स देता हूँ, कराची से, इस्लामाबाद से, लाहौर में, हर जगह पे अल्लाह ताला का करम है, लोग मुझसे प्यार करते हैं, तो लोग इस प्यार में वहाँ पे आ जाएंगे। अगर वो पैसे कमाते हैं, पैसे कमाने दो, आपके लोगों को वहाँ पे जॉब्स मिलना शुरू हो जाएंगी, आपके लोग वहाँ पे पार्टनरशिप करें, चीज़ों को अच्छा बनाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं। वहाँ के जितने भी, इतनी चीज़ें हैं इनके पास, इतनी चीज़ें हैं इनके पास कि आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल, मैं तो आना जाना लगा रहता है तो हम देखते हैं और बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। खाली दिमाग जो है शैतान का घर होता है। एक छोटी सी बात मैं इसको साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, जो हाजी साहब ने बात की है, एक बीमारी है नफ्सियात में जिसको कहते हैं दी इनेबलिंग सिंड्रोम। अच्छा, ये इनेबलिंग सिंड्रोम ये है कि ऐसे माँ बाप ऐसे बच्चों को बेजा लाड प्यार कर करके उनको दुनिया की हर आसाइश दे के उनके जो रिफ्लेक्सेस नहीं बनाने देते, तो वो अपाहिज जैसे हो जाते हैं। और 20-22 साल की उम्र में वो इस काबिल भी नहीं होते कि वो ग्रॉसरी लेने जा सके या वो काम कर सके। तो ये बीमारी मोहब्बत की बेज़्यादा देने से होती है, तो हमें इस बारे में बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा कि ज़्यादा मोहब्बत जो कहावत है कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की निगाह से, जी किसी तो बिल्कुल बजा है। और एंजी, आप भी बातें सुन रही हैं जी, और आप भी माशाल्लाह इतना काम करती हैं, आपके पास इतने लोग हैं, और कभी ऐसा होता है कि कोई परेशान कर रहा हो काम के दौरान? अक्सर ऐसा होता है। हाँ, वही वाली बात है कि हमारे यहाँ लोग चाहते हैं कि हमें काम ना करना पड़े और सैलरी मिल जाए। सो आपको मोटिवेशन करनी पड़ती है, आपको मोटिवेट करना पड़ता है अपनी टीम को। और जब वो अगर देखते हैं ना कि जो लीडर है या जो टॉप पर्सन है, जब वो जैसे हाजी साहब हैं, माशाल्लाह मैंने देखा है इनको, इनके साहबजादे को भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं वो भी, तो बड़े काबिल हैं, मेहनत करते हैं। तो हम लोग, मैं इनके साहबजादे से गया था मीटिंग के लिए 15 मिनट के लिए जी, और मैं 3 घंटे बाद वापस आया, बिकॉज इतना काम चल रहा था जी, तो वो उन 3 घंटों में 15 मिनट ही बात हुई हमारी। जी बिल्कुल। तो यही होता है कि जब लीडर जो है आपका, ग्रुप लीडर जो है, जब वो मेहनत करता है ना, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरे लोग हैं फिर उनको एक चैनल मिल जाता है। बिल्कुल, और ये रिपल इफेक्ट या ऊपर से आता है या नीचे से आता है, इस पे तो हम बिल्कुल अग्री करते हैं जी, कि जब ऊपर आपके लीडर, आपका लीडर जब लीडर हो ना, तो वो जब काम करता है ना, तो ऑटोमेटिकली सारे नीचे। जी हाँ बिल्कुल। हाँ, कि भाई जब इंजन जब आप सही ट्रैक पे हो ना, तो डब्बे ऑटोमेटिकली पीछे चलते हैं। बिल्कुल। लेकिन हाजी साहब, मुझे ना, मैं जब कश्मीर की बात कर रहा हूँ, मैं ये ऑन एयर बोल रहा हूँ, ये अभी तक आज तक कोई नहीं बोलता, एक छोटी सी शिकायत मिली मुझे, और वो शिकायत ये थी कि आपको पता है कि मुजफ्फराबाद के पास एक हमारी जो है डैम है, उसकी बिजली मुजफ्फराबाद को नहीं मिल रही, पूरे पाकिस्तान को मिल रही है, वहाँ से घूम के आके उनको मिल रही है। अच्छा, जहाँ से भी मिल रही है उनको बहुत सस्ते में मिल रही है, बिल्कुल सतही तौर पे 3 रुपीज़ ओनली पर किलोवाट, जो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, ऐसे तो वो लोग खुशहाल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ इन्हें काम पे लगा दो। अगर इनसे मोहब्बत करते हो तो इनसे काम में लगा दो। काम में नहीं लगेंगे ये आगे जाके ऐसे ही लोग पैदा होते रहेंगे, तो ये किसी काम नहीं आएंगे। ऐसा आप काम पे लगाओ। अगर मेरी भी औलाद है, मेरे पास पैसा है, अल्लाह ताला का शुक्र है, लेकिन अगर मैं काम पे नहीं लगाऊंगा, ये पैसे कल ख़त्म कर देंगे, उड़ा देंगे बिल्कुल। हाँ, तो मेरी नस्ल यहीं से ख़त्म हो जाए। मेरी 100 साल की पीढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी 100 साल से ऊपर की पीढ़ी है। हाँ। मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे वालिद, अब मैं इनके काम संभालता हूँ, मेरी औलाद मेरे काम संभालती है। मैं चाहता हूँ इनकी औलाद भी इनका काम संभाले। हाजी साहब, ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहे, कारोबार चलता रहे। बिल्कुल। और अब अभी मैं आपकी तरफ आऊँगा, एक छोटी सी बात मुझे रफ़ीक साहब से करनी है, क्योंकि भाई बड़े आदमी हैं, उनको जाना है। अस्तगफिर उड़ाने जी हज़रत, वो एक कोई आपका वाक़या था ज़कात के हवाले से, सोने के हवाले से, वो चाह रहा हूँ कि वो आप शेयर करें। वो बहुत वक्त अलग था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत परेशानी में थी, और उस ज़माने में जब परवेज़ मुशर्रफ साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा हमारे पास सब कुछ तो है, फंड्स नहीं। अल्लाह ताला के करम से हम लोगों ने कोशिश करके वो फंड्स का अरेंजमेंट कर दिया। उस ज़माने में गोल्ड के प्राइस थे $250 पर आउंस, आज वही गोल्ड $5000 पर आउंस है। हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत कोशिश की कि आप खुदा के लिए आप हम गोल्ड ले लो और उसको रिजर्व में रख लो। अच्छा, इसके 2 फ़ायदे थे। एक तो फ़ायदा ये था कि जो प्राइम मिनिस्टर के पास अगर फंड्स पड़ा रहता था, वो खर्च कर देते थे। अगर सोना आप ले लेते हो, तो सोना जब तक आपकी पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करेगी, वो खर्च नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल। और आप उस
क्लब में आ जाते हो, हाजी साहब सोने का जो गोल्ड क्लब है ना वो अलग दुनिया है, बिल्कुल दूसरी दुनिया अलग है, शादी दुनिया है वो अलग दुनिया। आप प्रीमियम क्लास में चले जाते हैं। आज आपके पास अगर सोना रिजर्व में होता कोई उस जमाने में अगर 2 बिलियन का ले लेते तो आज यही $20 बिलियन हो जाते और आपको IMF के कर्जे भरने में और चीज़ों को भरने में बड़ी आसानी हो जाती। लेकिन लोगों ने माना नहीं, बोला अब हमारे पास डॉलर नहीं है। हमने कहा आपके पास डॉलर नहीं, आप पाक रुपीस में हमसे ले लो। उस जमाने में मैं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड का काम करता था, अल्लाह ताला के करम से कहता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मुझे मैं वाहिद आदमी हूँ, हिस्ट्री का वाहिद आदमी हूँ। जैसे यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड ने मुझे गोल्ड अवार्ड दिया दुबई के अंदर, बुर्ज अरब के अंदर मेरा फंक्शन रखा और वहाँ पे मुझे गोल्ड अवार्ड दिया। तो अल्लाह ताला का शुक्र था। तो उस हम लोग चाहते हैं कि जो फ़ायदा हमें मिला है हमारा मुल्क हमारी माँ इससे फ़ायदा उठाए। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या फैसल भाई? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े लोग भी हैं, सब कुछ है, अपनी अपनी जगह पे सब चाहिए। लेकिन माफ़ी के साथ कहता हूँ कि यहाँ के जो बहुत बड़े लोग हैं ना, उनके कईयों के दिमाग इनके गरीब है, जहाँ पे मेरा मैच नहीं हो पाता। जब दिमाग गरीब होता है ना, मेरी मैचिंग नहीं होती। मेरी औलाद भी कभी दिमाग गरीब कोई सी बात करता है, मेरी उससे मैचिंग नहीं होती। दिमाग हमेशा अमीर होना चाहिए। वाह, बड़े आदमी का दिमाग हमेशा अमीर होना चाहिए। और बड़ा आदमी हमेशा डिसीजन लेना चाहिए, चाहे गलती करे। मैं गलती भी करता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन सुधारा हो जाता है। अच्छी नीयत से आप काम करो, सुधारा हो जाता है। भाई साहब, थैंक यू फॉर कमिंग। आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह